स्पेशल सर्कमस्टांसेस आर ब्रोट टू द नोटिस। तो स्पेशल डैमेज में दो कंडीशन लिखनी है आपको, याद रखना। दे अराइज ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो स्पेशल डैमेज अराइज हो जाएंगे। स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है तो स्पेशल डैमेज अराइज हो जाएंगे। लेकिन आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस की नॉलेज डालनी पड़ेगी दूसरे बंदे की नॉलेज में। तो ठीक है, आपको मेरे को बताना चाहिए था उस टाइम पे जब मेरे से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम आपसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको यूपीएससी क्लियर करना है। तो दीज दे अराइज ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड दे आर नॉट रिकवरेबल। आप मेरे से तब तक रिकवर नहीं कर सकते जब तक आप कोर्ट में ये जाके प्रूव नहीं कर दोगे। क्या प्रूव नहीं कर दोगे, ध्यान से सुनना। आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? अनलेस द स्पेशल सर्कमस्टांसेस आर ब्रोट टू द नोटिस ऑफ द प्लेंटिफ। तो आप बेसिकली स्पेशल सर्कमस्टांसेस प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को आपको बताना, पता होना चाहिए कि आप बता रहे हो। बेसिकली आपने मेरे को बताया उसके बाद द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी डिपेंड अपॉन द एक्चुअल नॉलेज ऑफ द पार्टीज। तो मेरे को अगर, जैसे आपने बताया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, आप मेरे से अपने 50 रुपए वापस ले लोगे, ये तो हो गया जनरल डैमेज। लेकिन स्पेशल डैमेज क्या हो गया कि आपने मेरे को उस टाइम पे बताया था आपको स्पेशल से डैमेज मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपको स्पेशल लॉस हुआ है, और क्योंकि आपको स्पेशल लॉस हुआ है तो आपको स्पेशल डैमेज मिलेगा। लेकिन स्पेशल डैमेज के लिए आपको एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी बस, बेसिकली कि द स्पेशल सर्कमस्टांसेस वर विद इन द नॉलेज ऑफ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे उस टाइम पे स्पेशल सर्कमस्टांसेस की नॉलेज प्रोमिसर को भी थी और प्रोमिसी दोनों को थी। तो उस कंडीशन में आप मेरे से स्पेशल डैमेज रिकवर कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट में जाके मैं तो ये प्ली ले लूंगा ना। पहले केस केस में अगर मैं बोलता हूं कि मैं तुमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं, आप मेरे अगेंस्ट में केस कर देते हो कि अमित सर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया, तो मैं कोर्ट में खड़ा के बोल देता हूँ सर लो इनके 50 रुपए वापस दे रहा हूं मैं, तो आपको मैंने जनरल डैमेज पे कर दिए। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जब स्पेशल डैमेज ये होता है कि आप कोर्ट में गए मेरे अगेंस्ट में, आपने 50 रुपए की रिकवरी करनी थी। आप कोर्ट से बोलेगे नहीं नहीं सर हम सिर्फ 50 रुपए नहीं चाहिए, इनकी वजह से हमें स्पेशल लॉस हुआ है। अब क्योंकि हमें स्पेशल लॉस हुआ है तो हमें स्पेशल डैमेज चाहिए। तो कोर्ट आपसे बोल पूछेगा कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या प्रोमिसर प्रोमिसी दोनों को पता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो आप अगर प्रूव कर देते हो कि हाँ सर मैंने उस टाइम पे सर को बताया था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा हूँ, तो आप 50,000 प्लस अलग से कंपनसेशन स्पेशल डैमेज ले जाओगे। तो दो तरह के डैमेज होते हैं, विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग और विच द पार्टी न्यू टू बी लाइक। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन में, हैड जनरल डैमेज और स्पेशल डैमेज किस केस से आए थे? सर हार्डले वर्सेस, ये क्या है, बैक्सेंडले, बैक्सेंडल। बैक्सेंडले जो भी है, ठीक है। जनरल डैमेज का यस मतलब सर। है विच नेचुरली अराइज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग, और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप स्पेशल लॉस स्पेशल डैमेज रिकवर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक हेलो कंडीशन है, सर। वो कंडीशन। हाँ बेटा, सर एक क्वेश्चन था आपसे। बताओ बताओ बताओ। सर अगर हमारे डैमेज पे क्वेश्चन आता है तो सर उसमें हमें हाँ, सबसे पहले लिक्विडेटेड डैमेज और अनलिक्विडेटेड डैमेज एक्सप्लेन करना है, या फिर सर जैसे 5 टाइप है, जैसे जनरल डैमेज, स्पेशल डैमेज, स्पेसिफिक रिलीफ, और सर एक्सेम्पलरी डैमेज और नॉमिनल डैमेज, वो एक्सप्लेन करना है सर। अगर उसने पूछा कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ डैमेज, तो आपको सारे करने हैं। यस देखो, सर। एग्जाम्पलरी डैमेज क्या होता है कि जब हम एग्जाम्पलरी डैमेज मतलब इतना ज्यादा डैमेज लगा देते हैं कि पार्टी पीछे हट ही ना सके। नॉमिनल डैमेज नॉर्मल सा डैमेज होता है। स्पेशल डैमेज और जनरल डैमेज आपने पढ़ ही लिया। तो अगर वो टाइप्स ऑफ डैमेज यस पूछ रहे हैं तो सर। आपको सारे लिखने हैं, सारे लिखने हैं। अब मुद्दा ये आता है कि अभी यस। देखो एग्जाम्पलरी डैमेज के लिए कोई स्पेशल सेक्शन नहीं है, नॉमिनल डैमेज के लिए स्पेशल सेक्शन नहीं है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपसे पूछता है, अब इसमें एक टाइप आता है लिक्विडेटेड डैमेज। तो जब आप लिक्विडेटेड डैमेज लिखोगे तो स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट में लिख देना लिक्विडेटेड डैमेज सेक्शन 74। तो वहां एग्जामिनर आप एक चीज पकड़ जाएगा कि इसको पता है कि लिक्विडेटेड डैमेज सेक्शन 74 में दिया हुआ है। अब आप आओगे यस अनलिक्विडेटेड सर। डैमेज, तो अनलिक्विडेटेड डैमेज आएगा सेक्शन 73। तो उसमें भी आप फिर लिखोगे अनलिक्विडेटेड डैमेज इंक्लूड स्पेशल डैमेज और जनरल डैमेज। तो जब आप जनरल डैमेज अच्छा लिखोगे, ओके सर। ठीक है बेटा, जनरल डैमेज में नेचुरली रोज। यस अब सर समझ ध्यान गया। से, ठीक है, समझ, ठीक है ठीक है। अब आते हैं मेजर ऑफ डैमेज पे। द गवर्निंग पर्पज ऑफ डैमेज is to put the party whose right has been violated in the same position
एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन परफॉर्म्ड। तो जनरल पर्पस क्या होता है बेसिकली, जैसे दो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है ना, तो उनका जनरल पर्पस क्या होता है, उनको बेनिफिट, देखो बेनिफिट ही होता है अल्टीमेटली। अगर देखोगे कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट इज द चाइल्ड ऑफ कॉमर्स, और जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो वो कोई ना कोई बेनिफिट के लिए होती है। तो बेसिकली कोर्ट करता क्या है कि कोर्ट ये मान के चलता है हमेशा कि जब भी कोई प्रॉमिसर या प्रॉमिसी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट की एक लाइबिलिटी बनती है, कोर्ट की एक दायित्व बनता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है ना, तो उस पार्टी को जिसको ब्रीच से नुकसान हुआ है ना, उसको उस सेम पोजीशन में पहुंचा दे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक कंपनी है, वो कंपनी बी कंपनी से बोलती है कि भैया मेरे को आपसे ना लकड़ी खरीदनी है, और मैं इस लकड़ी को खरीदने के बाद बैट बनाऊंगा और बैट को मार्केट में बेच दूंगा। तो मैं आपसे 50 लाख रुपए में लकड़ी खरीद रहा हूँ, लेकिन मेरे को 1.5 करोड़ का इससे बेनिफिट हो जाएगा। वो कंपनी उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है सर हम लकड़ी आपको सप्लाई कर देंगे। तो इस कंडीशन में वो कंपनी बेसिकली क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लकड़ी सप्लाई करना बंद कर देती है। तो अल्टीमेटली 50 लाख का नुकसान तो हुआ ही हुआ, उसे 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया, है ना। तो अल्टीमेटली अब कोर्ट की लाइबिलिटी क्या बनती है, सॉरी सॉरी कोर्ट जो करेगा, कोर्ट की ड्यूटी क्या बनती है, कोर्ट ना आपको ऐसा डैमेज दिलवाएगा कि उस सेम पोजीशन में आप पहुंच जाओ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ होता। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो उसे 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया, तो वो 1.5 करोड़ की भरपाई कोर्ट करवा देगा दूसरी पार्टी से, जिस कॉन्ट्रैक्ट ने, जिस पार्टी ने ब्रीच किया है। इसे बोलते हैं द गवर्निंग पर्पज ऑफ डैमेज इज टू पुट द पार्टी whose right have been violated in the same position एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन परफॉर्म। तो आपको सेम उस कंडीशन में ले जाएगा कोर्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता तो आपको जितना बेनिफिट हो रहा होता वो सारा बेनिफिट कोर्ट आपको दिलवा देगा। ठीक है बेटा। यस। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, डैमेज आर कंपनसेटरी इन नेचर, दे आर नोट फॉर द पर्पज ऑफ पनिशिंग द डिफेंडेंट फॉर ब्रीच। तो जो एग्जाम्पलरी डैमेज होता है ना, एग्जाम्पलरी डैमेज ऐसा वो डैमेज होता है जो मतलब उसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि आज के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच तो करके दिखाए, तो इतना बड़ा अमाउंट सेट कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हम भी डैमेज लगा रहे होते हैं वो किसी को पनिश करने के लिए नहीं लगा रहे होते, बेसिकली वो कंपनसेटरी नेचर में होता है, कंपनसेशन की तरह उस डैमेज को रिकवर करने के लिए लगा रहे होते हैं। द डैमेज आर कंपनसेटरी इन नेचर, दे आर नॉट फॉर द पर्पज ऑफ पनिशमेंट। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप लिखोगे बेसिकली कि जो डैमेज का जो रिकवर करने का जो पर्पज होता है ना, उसका पर्पज होता है किसको, तो पार्टी को सेम पोजीशन में पहुंचाना एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन परफॉर्म्ड। तो उसका पर्पज ये नहीं होता कि हम किसी पार्टी को पनिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है तो इसमें कोई पाप नहीं हो रहा है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी इसमें। अल्टीमेटली इसमें एक चीज हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो जाता है। अब क्योंकि कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन ये होते हैं बेटा कि पार्टी सिर्फ ये देखती है कि भैया आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, मेरे को नहीं पता आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा है, लेकिन मेरे को इतना लॉस हुआ है, मेरे को इतने लॉस की रिकवरी आप करा दो, मेरे को नहीं पता ना मैं आपको पनिशमेंट दिलवा रहा हूँ, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी प्रोविजन लगते हैं इंडियन पीनल कोड के, भारतीय न्याय संहिता के। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन लगती है, तो कंपनसेशन उतनी तो आपको देनी पड़ेगी जितनी मेरे को उस पोजीशन में पहुंचा सके एज इफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन परफॉर्म्ड। समझ रहे हो। ऑर्डिनरी द डैमेज फॉर द मेंटल पेन एंड सफरिंग आर नॉट अलाउड, but in certain special cases they are may be recovered ही छोड़ो। nominal damage, when the party suffered no loss, the court may still award him nominal damage। तो nominal damage की ये होता है कि भैया चाहे कोई डैमेज, देखो डैमेज क्या होता है बेसिकली, अगर पार्टी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ ना, तब भी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पे कुछ ना कुछ तो डैमेज मिलेगा मिलेगा, उसे बोलते हैं हम नॉमिनल डैमेज। एक केस है बेटा, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आ सकता है। दो केस में तुम्हें बता रहा हूँ, हेडले वर्सेस बैक्सैंडले, और एक होता है जमाल वर्सेस मुल्ला दाऊद एंड सन्स। ये याद रखना बेटा, मैं इसको पीडीएफ को शेयर करूंगा अभी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ना है, इसे सुन लो। It was held that proper measure of damage is the difference between the contract price and the market price on the date। तो बेसिकली इस केस में कोर्ट ने बोल दिया था कि जो डैमेज देना चाहिए ना, कैसा देना चाहिए, जमाल वर्सेस मुल्ला दाऊद एंड सन्स में कोर्ट कोर्ट ने एक बात बोल दी थी कि जो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का बीच का डिफरेंस है ना, उसे आज आप एज ए डैमेज दे दो। तो मैंने इसमें एक एग्जांपल आपको बताया था कि एक बंदा होता है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक कंपनी बी से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमको लकड़ी सप्लाई कर दो, और इस लकड़ी की अगर आपको सप्लाई करोगे हमको, तो हम क्या करेंगे, बैट बनाएंगे, और बैट बनाने के बाद हमें 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 50 लाख था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के बाद मार्केट प्राइस 1.5 करोड़ रुपए है। तो जमाल वर्सेस मुल्ला दाऊद में बोल दिया कि जो हम डैमेज मेजर कर रहे हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसके बेस पे मेजर करते हैं। समझ में आया कुछ।
तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, उसके बेस पे हम कॉन्ट्रैक्ट मेजर करते हैं। ये किस केस में बोल दिया था, बस ये क्वेश्चन है आज का मेरा। आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही थी? हेलो सर, हेलो, आई आवाज। अब आई है। एक बात बताओ मेरे को, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइस होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे ए कंपनी ने बी कंपनी के बीच साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने बोल दिया हम आपसे 50 लाख रुपए की लकड़ी खरीदेंगे, और इस 50 लाख रुपए की लकड़ी खरीदने के बाद हम बैट बनाएंगे और बैट मार्केट में बेचेंगे, और मार्केट से हम 1.5 करोड़ रुपए का मुनाफा हमको हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 50 लाख। सर 50 लाख। और मार्केट प्राइस कितना है? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। तो जमाल वर्सेस मुल्ला दाऊद में ये बोल दिया था कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट में डैमेज मेजर कर रहे होते हैं ना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और मार्केट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, उसके बेस पे हम डैमेज मेजर करते हैं। ये किस केस में बोल दिया? जमाल वर्सेस जमाल वर्सेस मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद एंड सन्स कंपनी में। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में जो हुआ है, दो चीज हुई है: जनरल डैमेज विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग, special damage where the party has special knowledge of the circumstances and party already, or both the party have notice regarding those circumstances। तो ये होता है जनरल डैमेज, स्पेशल डैमेज। किस केस से आया था सेक्शन 73? किस केस से आया बताओ, चलो किस केस पे बेस करता है सेक्शन 73? सेक्शन 73 किस केस? हेडले वर्सेस बैक्सैंडले से कौन सा सेक्शन आया है? सर 73। जनरल डैमेज स्पेशल डैमेज किस सेक्शन में है? अरे 73 में ही है भाई। वो जो लाइन है ना, नेचुरली अरोज इन द वैसे यूजुअल कोर्स 73। ऑफ थिंग, which naturally arose in the usual course of thing, that is regarding general damage, or which party knew at the time of making the contract which will arise in the, तो that is special damage। तो जो वो लाइन है ना, उसी से जनरल डैमेज और स्पेशल डैमेज निकलते हैं। अच्छा, लिक्विडेटेड डैमेज फिर पूछ रहा हूँ किस सेक्शन में? सर 74। एग्जाम्पलरी डैमेज से क्या मतलब है तुम्हारा? एग्जाम्पलरी डैमेज क्या होता है? सर एक एग्जांपल सेट कर देते हैं कि कोई बंदा मतलब हाँ। ब्रीच ऑफ।